मतलब कोई भी जो आपके ठोस सतह वाले हैं, चाहे वो पर्वत पठार हो कुछ भी हो, जब वो टूट टूट करके गिरते हैं तो जो टूटना होता है वो क्या होता है, उसी को अपक्षय कहते हैं, यानी कि उसका क्षय होना, यानी कि जब टूटेगा वो अपक्षय हो गया। और वो जो टूटेगा तो जाहिर सी बात है वहीं गिरेगा आसपास, तो गिरते गिरते जैसे मान लीजिए कि इसका अपक्षय हो रहा है सीमेंट का, तो ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। अब आप उसको झाड़ू से हटा दें तो क्या हो गया, उसका अपक्षय। ऐसे ही जो आपके होते हैं पर्वत पठार पहाड़ जो भी होते हैं वो टूटते हैं, टूट टूट करके इकट्ठा होते हैं, गिरते हैं, वो अपक्षय हो गया। फिर वो हवा के द्वारा या जल के द्वारा या हिमालय के द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो अपर्दन होता है। अगर बात करें हवा, जल और हिमालय, तो इनमें से सबसे ज़्यादा अपर्दन में अपना योगदान कौन देता है? हवा। सबसे ज़्यादा ये अपर्दन करते हैं, आपको क्या लगता है? आप इंडिया में बात करें, इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा अपर्दन का काम कौन करता है? जल, पानी, क्योंकि ये नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर इलाके में नदियाँ हैं। हवा से अपर्दन कहाँ होगा? रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ पे धूल होगा, मिट्टी होगा। लेकिन अगर धूल और मिट्टी नहीं है तो वहाँ पे अपर्दन कैसे होगा? फिर तो वहाँ अपर्दन नहीं हो पाएगा ना। यानी कि धूल, जैसे रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे धूल है, इस तरह के जो है ज़्यादा है, मिट्टी है, या ऊँची कटिबंधीय क्षेत्र के मैदानी इलाके, जैसे आप लोगों के यहाँ गर्मी में हवा चलती है तो बहुत धूल होता है। लेकिन इसके अलावा पर्वतों और पठारों में तो हवा नहीं प्रदान कर पाएगा ना, वहाँ कौन करेगा? जल करेगा, जल के खपुल्यों से। इसके अलावा इसमें मदद कौन करते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो किसी चीज़ में क्या होता है? फैलाव होता है, विस्तार होता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें क्या होता है? उसके आयतन में संकुचन होता है। और अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे कोई रबड़ है, उसको बार बार फैलाइए और दो सिकुड़े, फिर फैलाइए फिर सिकुड़े, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? वो टूट जाएगा, उसमें वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो टूटने लगेगा। तो बार बार जैसे मौसम हमारे यहाँ चेंज होता रहता है कि जलवायु बदलता रहता है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है तो उस समय आप देखेंगे बिजली के जो तार हैं वो लटक जाते हैं, क्योंकि उसमें आयतन में प्रसार हो जाता है। आपके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी आयतन में प्रसार हो जाता है। लेकिन ठंडक के मौसम में फिर बिजली के तार आते हैं, ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। रेलवे जो ट्रैक्स है वो भी इसीलिए आप देखेंगे जहाँ ज्वाइन किया जाता है वहाँ स्पेस रखा जाता है कि जब फैलाव हो तो वो क्या हो, उतना कवर करे, ये नहीं कि वो फिर टेढ़ी हो जाए। अगर वो बीच बीच में गैप ना दिया जाए, ज्वाइंट ना किया जाए, तो क्या होगा? रेलवे ट्रैक टेढ़ी हो जाएगी और फिर ट्रेन जो पटरी से उतर जाएगा। तो इसीलिए ऐसा बनाए, स्पेस दे दे करके इसको ज्वाइंट, जगह जगह पे ज्वाइंट किया जाता है, ताकि जब ये फैलाव और संकुचन की गति हो तो ये जो रेलवे ट्रैक्स है इसमें दिक्कत ना आए। ऐसे जो तार है, जब भी तार लगाए जाते हैं ना तो थोड़ा लूज लगाए जाते हैं, ताकि ठंडक के मौसम में जब उसमें आयतन में कमी आए तो जो तार है वो ऐसा ना हो कि खिंचाव की वजह से टूट जाए। गर्मियों में हालांकि वो लटक जाते हैं थोड़े, लेकिन कम से कम ठंडक में वो टूटते नहीं हैं खिंचाव की वजह से। तो इसी वजह से जब भी तार लगता है तो बिल्कुल टाइट नहीं लगाया जाता, हल्का लूज लगाया जाता है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ऐसे ही जो आपका अपक्षय और अपर्दन होता है, खास करके अपक्षय के लिए टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। हालांकि इसमें भौतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो कृत्रिम, यानी कि इंसान की वजह से भी अपक्षय होता है। प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे टेम्परेचर, जैसे तेज वर्षा होती है तो भी क्या होता है? टूटता है। नदी का बहाव तेज है तब भी टूटता है। हिमालय है कहीं पर, जैसे आप देखेंगे कि जो जल है जब वो पर्वतों की रंध्रों में घुस जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में तो वो लिक्विड रूप में रहता है, लेकिन जब ठंडक आती है तो बर्फ के रूप में वो तब्दील हो जाता है। और आपको पता है कि जल जब ठोस रूप लेता है तो आयतन में उसके प्रसार होता है। या सिंपल साधारण पानी का बोतल ले लीजिए, नॉर्मली आप बाहर भरते हैं तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन उसको फ्रीजर में डाल दीजिए और जैसे ही वो जमेगा तो आपका बोतल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? बर्फ बनने के बाद उसके आयतन में प्रसार हो गया। या और भी सिंपल सा उदाहरण, एक गिलास पानी लीजिए, वो पानी बिल्कुल बहुत जो है भरा हुआ है और आप उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए, तो बर्फ़ का टुकड़ा जब है, जितना पानी है उसमें वो पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा, क्योंकि वो आयतन का प्रसार हुआ रहता है। तो हमें लगता है कि ये जाएगा तो क्या करेगा? पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन वो फिर क्या होता है? अपने आयतन को कम कर लेता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? वाटर बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन बार बार बनता है कि पानी भरे गिलास में अगर आप बर्फ़ का एक टुकड़ा डालेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा उसमें? पानी का लेवल घट जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, या एज इट इज़ रहेगा। इस टाइप से 3-4
क्योंकि वो जितना उसको ज़रूरत होती है उतना पानी हटा करके वो उसमें जाता है, फिर उसको कवर कर लेता है। तो बात हो रही थी कि अगर पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में जहाँ पे ठंडा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह या हिमाचल प्रदेश, गर्मी के मौसम में बारिश हुआ तो उन रंध्रों में पानी भर जाता है, और जब ठंडक के मौसम में वो ठंडा होता है, बर्फ के रूप में बनता है, तो उसके आयतन में प्रसार होता है, तो उन रंध्रों को क्या करेगा और ज़्यादा बड़ा कर देगा और दूर करेगा, और धीरे धीरे करके ये कई सालों बाद फिर वो क्या होगा, चट्टान वहीं से टूट करके अलग हो जाएगा। फिर वो जो टूटा हुआ चट्टान है फिर उसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर और छोटे छोटे टुकड़े, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो चट्टान पूरी तरह से बारीक कणों में बदल जाएगा। और इस तरह से जब वो बहुत बारीक हो जाता है तब उसमें जो आपके छोटे छोटे कवक हैं, जीवाणु हैं, जब वो मिट्टी जहाँ पे गिरा वहाँ से हवा द्वारा, जल द्वारा या किसी के द्वारा उसको बहा करके लाया गया और कहीं पर उसको जो है छोड़ दिया गया, फैला दिया गया, तो वहाँ पे फिर उसमें छोटे छोटे जो आपके जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, वे पनपेंगे, और साथ ही जो वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं के अंश होते हैं उसको उसमें तोड़ करके अपघटित करके मिलाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके बरसों बाद या कहिए कि सदियों बाद मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आप सोचें कि कोई इंसान मिट्टी का निर्माण कर दे तो इतना साइंस आपका आगे हो गया, लेकिन किसी के बस की बात नहीं कि कोई मिट्टी बना दे। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया है, चट्टानों के टूटने का, ह्यूमस का या जो जीवाश्म होते हैं उसके मिलने का, और एक काम करता है छोटे छोटे जो आपके जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, ये काम करते हैं, मिट्टी को बनाने का काम करते हैं, उसमें सारे पदार्थों को मिलाने का काम करते हैं। तो मिट्टी 1-2 साल की मेहनत का नहीं बल्कि सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद मिट्टी बनता है। तो इसलिए अगर वर्तमान में जो दिक्कतें हो रही है, मिट्टी हमारा क्षारीय हो रहा है, मिट्टी में अम्लीकरण बढ़ रहा है, मिट्टी में दूसरी दिक्कतें हो रही, लेकिन उसे ठीक करने का हमारे पास कोई बहुत बेहतर उपाय नहीं है, क्योंकि मिट्टी को बनाया हमने नहीं है कि हम उसमें जो कम हुआ उसको फिर मिला करके मेंटेन कर दें। वो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, जो प्रोसेस इंसानों के हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको बिगाड़ तो सकते हैं लेकिन उसे बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे आपकी मिट्टी है उसे बना नहीं सकते हैं, वो आपका नेचुरल प्रोसेस से बनता है, जिसमें अक्षय अपरदन और जीवों के छोटे छोटे जीवों के कारण जो भी वनस्पतियाँ, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं उसको मिलाने के बाद और धीरे धीरे करके सदियों के बाद मिट्टी तैयार होती है। और मिट्टी के जो कण होते हैं उस कण के आधार पर भी इसे कई भागों में बांटा जाता है, जैसे बलुई मिट्टी, बजरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ऐसे क्या होता है कई तरह के मिट्टियों में वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पे उनकी उर्वरता और उनकी कणों के आकार पे, जैसे हमने बात किया था कि नदी के जो नदी द्वारा लाई जाती है मिट्टी उसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं, या इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। और वो 2 प्रकार की होती है, खादर और एक बांगर। खादर बारीक वाली होती है, खाद युक्त होती है, बांगर बजरी युक्त यानी कि बड़े कणों वाली और पुराने जलोढ़ होती है। तो ये बड़े कणों के आधार पर उसको क्या कहते हैं, एक तो वो डिस्टेंस पे होता है, वहाँ पे नदियों का हर साल बाढ़ नहीं जाता, तो वो पुरानी हो जाती है, धीरे धीरे उसकी उर्वर क्षमता भी घट जाती है, उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके बजरी कहते हैं। और जो नदी के पास होता है इसमें मिट्टी हमेशा नया नया होता रहता है, इसमें हर साल जीवाश्म, जैसे जब नदी कहीं से बाढ़ होके जाएगी तो वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, बहुत सारे जीव जंतुओं के शरीर को बहा के ले जाएगी और फिर उन क्षेत्रों में फैला देगी, तो वो सड़ करके कहाँ जाएगी, उसी मिट्टी के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ये बढ़ जाती है। और अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी कि ह्यूमस वगैरह की मात्रा है ज़्यादा, तो वो पानी भी ज़्यादा धारण करेंगे, वो वायु भी ज़्यादा धारण करेंगे, उनके अंदर सारी चीज़ों को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी वजह से ऐसी मिट्टी क्या होती है, उर्वर माने जाते हैं। और जिन मिट्टियों में पानी धारण करने की क्षमता नहीं होती, वायु धारण करने की क्षमता नहीं होती, वो मिट्टियाँ ऊसर हो जाती हैं या कम उपजाऊ होती हैं। तो आज हम यही मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो आपकी मिट्टी ये है क्या। तो सबको पता है कि जो मिट्टी है ये पृथ्वी में स्थल मंडल का जो ऊपरी लेयर है, जिसको कहते हैं स्थल मंडल। जैसे पानी की ये जो धरती है ये भी 5 लेयर में बटा है, ये जो ऊपर होता है इसको पृष्ठ कहते हैं या इसी को भूमध्य कहते हैं। ये काफी पतला होता है, मैंने आपको बताया था महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, धरातल पर नॉर्मली ये 30 से 35 किलोमीटर है, लेकिन ये पर्वतों और पहाड़ों के नीचे लगभग 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। तो ये अंतर पाया जाता है, इसी को पर्वतीय कहते हैं या इसी को कहते हैं ऊपर का जो लेयर होता है, इसी में या यही जो मिट्टी होती है इसी का हम उपयोग करते हैं। इसी बांध वाली चीज़ें हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। तो ये आज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि
ऊपर का जो लेयर है यही आपका मिट्टी वाला इलाका है जिस पर उत्पादन होता है, जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जिस पर वनस्पतियाँ रहती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब कहीं भी मिट्टी का निर्माण होता है तो बहुत समय लगता है, और जब निर्माण होकर लगभग मिट्टी पूरी हो जाती है तो वो जो प्रक्रिया होता है वो निम्नीकरण का होता है या नगरीकरण का होता है। फिर मैंने आपसे बात किया था कि इसके बाद क्या होता है, प्रवास होता है, यानी कि वहाँ पे फिर जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ऐसी चीज़ों क्या क्या होता है, आवागमन या वहाँ पे आते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि प्रकीर्णन होता है, दूर दूर से बीज, फल फूल या कहिए कि जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे आती हैं या लाई जाती हैं। फिर वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होता है, फिर अनुक्रिया होता है, और फिर लास्ट में स्थिरीकरण हो जाता है। तो ये मिट्टी बनने के बाद का वो प्रोसेस है कि जब वहाँ पे जीव जंतु और वनस्पतियाँ स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो ये आपकी मिट्टी है, और इसमें भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक जो है जिसमें आपके धूप, आपका वाटर, आपका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। रासायनिक में जैसे कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं कि जो जैसे कि कहीं पे अम्लीकरण है, कहीं पे क्षारीय है, ऐसी चीज़ें भी क्या करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं। और मानव तो है ही, मानव तो सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, अक्षय वर्धन करने का काम करता है। जैसे आप देखते हैं जगह जगह हम क्या करते हैं, पर्वतों को, पहाड़ों को तोड़ करके सुरंग बना देते हैं, रोड बना देते हैं, तो उनका क्या कर रहे हैं, अक्षय कर रहे हैं। आसपास में मिट्टी को फेंक रहे हैं, या कहीं पे खोद करके नहरें बना दे रहे हैं, या कहीं कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, तो अक्षय कर रहे हैं, आवर्धन कर रहे हैं। हमारे वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब क्या है, ये जो है इसके कारण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो है मृदा निर्माण प्रक्रम चलता है, जिसमें आपका मृदा समृद्धि, मृदा का क्षतिकरण, मृदा का विस्थापन। विस्थापन में जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जाता कैसे है, अपर्दन के द्वारा जाता है। मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह अपर्दन के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद इसका जो विकास होता है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो पहला है जलवायु। जलवायु भी क्या करता है, मिट्टी के विकास को प्रभावित करता है। जैसे जलवायु जहाँ का जैसा होगा उसी के हिसाब से वहाँ की मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया भी चलेगी। और सबसे ज़्यादा जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय का, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर अक्षय और अपर्दन की क्रिया भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी। तो जलवायु भी हमारा मिट्टी निर्माण को जो है प्रभावित करता है। साथ ही धरातलीय कारक, धरातल में जितने भी आपके कारक पाए जाते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, मृदा निर्माण में मदद करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ढाल वाला पहाड़ या पर्वत या पठार है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका छोटा पर्वत है, पहाड़ है, और ये बड़ा पर्वत है, तो सबसे ज़्यादा अक्षय अपर्दन इस पे होगा या इस पे होगा, बड़े वाले पे होगा, क्योंकि एक तो इसका एरिया ज़्यादा है, दूसरा इसमें ढलान भी ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सारा जो फूटेगा वो कहाँ आएगा, नीचे धरातल पर आकर के जमा करेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे पठार भी होता है। तो इन सब का जो टूटने फूटने की प्रक्रिया है, यही सब क्या हो जाता है, अक्षय हो जाता है। और ये जो उच्चावत होते हैं, यानी कि जहाँ पर जैसे संरचना होगी उसी हिसाब से वहाँ पे अक्षय और अपर्दन भी होगा। तो अगर अक्षय की बात करेंगे तो पर्वतीय इलाके में ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि जो समतल मैदान होगा वहाँ पे अक्षय कम देखने को मिलेगा, अपर्दन ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऐसे खड़े ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे अक्षय ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होती है ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैविक कारक में भी बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो जिम्मेदार होते हैं अक्षय और अपर्दन के लिए। जैसे आप जानते हैं जो केंचुए होते हैं, ये भी मिट्टी को क्या करते हैं, तोड़ करके भुरभुरी बनाते हैं। या जो भी जीव जंतु और बहुत सारे कीट पतंगे भी क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं घुस करके। तो जब मिट्टी के अंदर घुसते हैं या कहीं की घुसने के लिए या घर बनाने के लिए वो मिट्टी को बाहर निकालते हैं, जैसे चूहे हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे जीव हैं, तो क्या करते हैं, मिट्टी को खोद करके रास्ता बनाते हैं। तो मिट्टी को क्या कर रहे हैं, वो अक्षय कर रहे हैं ना, उसको तोड़ रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। और जब मिट्टी टूट जाएगी, उसका जो पकड़ था वो ढीला हो जाएगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो अपर्दित हो जाएगा। तो जीव जंतुओं का और बाकी चीज़ों का इसमें बड़ा रोल होता है। जैसे जो भैंसें होती हैं, भैंसों का जो पैर होता है जिसको खुर कहते हैं, वो जब चराई का काम या चरने का काम करती है तो चलती है, तो उनके पैर से भी क्या होता है, मिट्टी कटती है। साथ ही वो जहाँ पर पैर रखती हैं, काफ़ी वजनी बॉडी होती है उनकी, तो वहाँ की मिट्टी को वो क्या होती है, दब जाती है। और जब बार बार वो दबती है तो वो क्या होता है, ठोस हो जाता है। और जब कहीं की मिट्टी का जो भुरभुरापन है वो कम हो जाएगा तो उसमें घास वगैरह कम उगने लगते हैं, जो कि घासों को उगने के लिए जो है नॉर्मल मिट्टी चाहिए या कि बहुत ठोस मिट्टी नहीं चाहिए। तो आप देखते हैं खेतों में लोग जुताई करके क्यों भुरभुरी बना देते हैं, ताकि जो बीज है वो
आसानी से हवा, प्रकाश, वाटर को एब्जॉर्ब करे और उसमें से उसका क्या हो, अंकुरित होकर के बाहर आए। लेकिन अब बीज जो है डालने के बाद उस पर कोई बड़ी जो मशीन है वो पूरे खेत में चला दीजिए, दब जाए वो बीज, तो फिर वो अंकुरण नहीं कर पाएगा, तो अंकुरण नहीं होता है। तो भैंसें दोनों एक तो क्या करती हैं, वो चलती है तो उनके खुर से जो होता है मिट्टी वो टूटता है, ढीला हो जाता है, और दूसरा वो दब जाता है तो घास फूस नहीं निकलते। और अगर घास फूस नहीं निकलेंगे तो मिट्टी को पकड़ने का काम नहीं करते, क्योंकि जो घास होते हैं वो आपकी मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, वो अक्षय प्रदन नहीं होने देते। तो अगर वहाँ पे घास नहीं है, वनस्पतियाँ नहीं है, जैसे हम पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो पेड़ पौधों में हमें लगता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, औषधि देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और इन्वायरमेंट में ठंडा जो है पहुँचाते हैं, चूँकि वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इतना ही नहीं करते, वो मिट्टी के अक्षय अपरदन को भी रोकते हैं, वो मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, पानी को जब नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, और अगर पेड़ पौधे नहीं है तो पानी तेजी से बह जाएगा, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब भी तो नहीं होगा, वो वाटर लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं आप लोगों के लिए। शायद हम सोच भी नहीं सकते कि इस धरती में हमें सबसे ज़्यादा फायदा कौन देता है, बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी फायदे के तो पेड़ पौधे देते हैं। वो हर चीज़ आपकी मिट्टी से लेके जल से लेकर के खाने पीने, ऑक्सीजन, ठंडा इन्वायरमेंट, पोल्यूशन रहित जो चीज़ें हैं ये सब आपको प्रदान करते हैं बिना किसी शुल्क के। तो जो पेड़ पौधे हैं अपने आप में बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए। तो मिट्टी के अक्षय अपरदन को रोकने के लिए वनस्पतियाँ, घास फूस ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, या कहें कि अपने स्वार्थवश हम इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। तो वाटर लेवल कम होने के पीछे ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, और जो पानी होता है वो बरसने के बाद तेजी से बह जाता है, अन्यथा ये पेड़ पौधे उस पानी को बहने नहीं देते और उसको बहुत तेज़ी से अवशोषित करके नीचे के संस्तर में भेज देते हैं। हालांकि ये उपयोग भी करते हैं, लेकिन ये उतना काम भी करते हैं, जैसे जितना ये मिट्टी से लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मिट्टी के अंदर पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो इसलिए जो पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छे हैं। आगे है मृदा प्रच्छेदिका। जो आपकी मिट्टी है इसमें जो है संस्तर पाए जाते हैं। संस्तर मीन्स होता है लेयर। जैसे मैंने बात किया कि धरती के अंदर जो है आपके कई जो है पार्ट में बटा हुआ है, आप देखते हैं रोड है, ऊपरी रोड, आंतरिक रोड, बाह्य मंडल, आंतरिक मंडल, ऊपर पट्टी, ये 5 लेयर में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो पृष्ठ है ये इसकी जो मिट्टी है इसमें अलग अलग परत, अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं। तो इसके अकेले के 3 से 4 संस्तर हैं, A, B, C और इसके अलावा O। लगभग 4 संस्तर हैं जो आपके भूपर्पटी में पाए जाते हैं, जल धारण और खनिजों को धारण करने की क्षमता के आधार पर। तो ये भी देख लेते हैं कि जो आपके ऊपर के संस्तर हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे, हालांकि इसके आप देखेंगे कि जो है इसके निर्मित जैविक व अजैविक खनिज होते हैं, इनमें से मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, A, B, C। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो O है ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मोस्टली हम देखते हैं A, B और C। तो इसमें क्या खास बातें हैं A से संबंधित, इसमें देखेंगे संस्तर A, यह O मतलब एक O संस्तर होता है। जैसे मैंने बताया कि A, B, C 3 है और एक O। जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है ऊपर का लेयर, अब इसको हम 1, 2 और 3, 4 बांट लें। तो पहला है O, दूसरा है A, उसके बाद है आपका B और फिर है C। तो सबसे ऊपर कौन होगा, O संस्तर होगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि भूपर्पटी या जो हमारी मिट्टी है उसका जो ऊपरी संस्तर है वो कौन सा है, O है। उसके बाद क्या आएगा, A आएगा, B आएगा और C आएगा। जो O होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता, उपयुक्त होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी लेयर होता है, और जब भी क्षरण अपरदन का होता है तो सबसे पहले इसी को नुकसान पहुँचता है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है और पेड़ पौधों और वनस्पतियों के लिए उपयोगी होता है। O संस्तर के नीचे A संस्तर पाया जाता है, और इसमें भी जो है खनिज पदार्थ और ये सारी चीज़ों की मात्रा जो है वो प्रचुर होता है, क्योंकि वो के बाद यही है। तो O से जो भी खनिज पदार्थ जो चीज़ें रिसेंगी वो कहाँ जाएंगी, A में पहुँचेंगी। यानी कि O के बाद जो होता है A, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पेड़ पौधों के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आता है वो B संस्तर है, और ये आपका A के नीचे पाया जाता है। इसमें मतलब जल भंडारण काफ़ी होता है, और इसमें जो जल होता है इसको जो पेड़ पौधे हैं ये कम प्राप्त कर पाते हैं। ज़्यादातर इसी 2 लेयर का जो जल है इसको पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। B वाले का कम प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेते हैं। जो C वाला होता है इसका जो
होता है, तो वहाँ तक जो पेड़ पौधे उनकी जड़ें नहीं जाती। आप जैसे रेगिस्तानी बेल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, रेगिस्तानी बेल्ट में आप जानते हैं कि जड़ें जो है बहुत गहराई तक चली जाती हैं पानी की तलाश में, तो क्योंकि वहाँ की जो एक संस्तर है या जो ऊपर की संस्तर है उसमें वाटर नहीं पाया जाता, तो वो क्या करती है बहुत नीचे के संस्तर में चले जाते हैं, क्योंकि एक गहराई के बाद जो पानी का लेवल है वो सब जगह लगभग समान हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ की मिट्टी और बहुत ज़्यादा चट्टानी ना हो, क्योंकि चट्टानों में जल सोखने की क्षमता कम होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ बहुत गहराई में ड्रिलिंग करना होगा। जैसे आप पठारों में जाएंगे तो वहाँ पर भी पानी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो वहाँ भी बहुत गहरी ड्रिलिंग करनी पड़ती है पानी निकालने के लिए। 200-200 फुट या इससे भी ज़्यादा गहराई में जाना होता है। और मैदानी बेल्ट में आप देखते हैं 40 फीट पे ही आपको या कहीं कहीं 35 फीट पे ही जल मिल जाता था। हालांकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ भी लेवल नीचे जा रहा है, अब और गहरी जो है हमें भी ड्रिलिंग करनी पड़ रही है। तो ये आपके जो है संस्तर है, और सबसे ज़्यादा याद रखेंगे जो ओ ये उपयोगी है, उसके बाद ए उपयोगी है। आपका जो बी है इसमें भी जो है कुछ खनिज जो नीचे तक चले जाते हैं वो पाए जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो खनिज लवण है ये क्या ओ वाले संस्तर में नहीं रह जाते, वो छन छन करके नीचे ए और बी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मृदा है ऊपर की वो कम उपजाऊ रहती है और वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्षावन है वो तेजी से ग्रो नहीं कर पाते अगर उनको काट दिया जाए, क्योंकि ऊपर का जो संस्तर होता है इसके जो खनिज तत्व हैं जो उपजाऊ चीज़ें हैं ये नीचे चली जाती हैं। और एक चीज़ और भी है, वे मिट्टी जिसमें जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है उसमें वायु धारण की क्षमता कम होती है, और वे मिट्टी जिसमें वायु धारण की क्षमता ज़्यादा होती है वहाँ पे जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ को ज़्यादा कोई धारण कर सकता है तो दूसरे का लेवल जो होता है वो घट जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है तो उसमें वायु धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसी वजह से वो मिट्टी भुरभुरी नहीं होती, वो एक दूसरे से बिल्कुल पकड़े रहती, बहुत चिपकी रहती है और उसमें आसानी से वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो अगर इनकी मात्रा कम रहेगी तो कहीं ना कहीं उत्पादन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चिकनी मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा उत्पादकता नहीं देती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं इसमें जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वायु धारण नहीं करता, और जब वायु नहीं धारण करेगा तो यानी कि जो वायु में गैसें हैं उनको धारण नहीं करेगा, उत्पादकता कम हो जाती है। जो आपके बड़े कण वाले जैसे बलुई मिट्टी है इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसमें वायु धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये भी थोड़ी कम उपयोगी हो जाती है, क्योंकि इसमें बार बार सिंचाई करना पड़ता है, हमेशा इसमें पानी की उपलब्धता आपको बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, नॉर्मली लाल मिट्टी तो बलुई मिट्टी का ही एक प्रकार है। अभी जैसे मिट्टी का प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें कोई लाल नहीं है। हाँ, जो मिट्टी होती है, हाँ बिल्कुल, देखिए जो लाल मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, यानी कि वो क्या है, बालू ही है। तो आपका जो बालू होता है, मैं बिल्कुल अच्छी वाली बालू की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप जो नदी से निकाल करके लाते हैं वो बालू में क्या पानी नहीं टिकता है, या अगर उसमें नमी रखना है तो उसमें आपको बार बार या बहुत ज़्यादा पानी डालना होगा। तो ऐसे ही आपकी जो रेत होती है, ऐसे जो आपकी लाल मिट्टी होती है, सब निक्षालन से बनते हैं, इसमें ह्यूमस या अन्य पदार्थों की कमी पाई जाती है। जब ह्यूमस नहीं होगा तो जल धारण करने की क्षमता नहीं होगी। तो बलुई मिट्टी जो होती है इसमें क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसमें वायु धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये भी बहुत उपयोगी नहीं है। यानी कि दोनों की क्षमता होनी चाहिए। और जो आपकी दोमट मिट्टी होती है, दोमट यानी कि जिसमें बराबर रेशियो में लगभग उसमें जीवाश्म ज़्यादा होंगे, बालू की क्वालिटी भी होगी, चिकनी मिट्टी की भी क्वालिटी होगी, इन सब की क्वालिटी जो होता है वो दोमट मिट्टी रखता है। तो इसमें ह्यूमस होता है, इसलिए जल धारण भी करता है और वायु धारण भी करता है, इसलिए ये पौधों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है या उपयोगी होता है। हालांकि भारत में बात करेंगे तो आपके यहाँ कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, मिट्टी जो जल द्वारा लाई जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी, उसमें अलग अलग खनिज तत्व पाए जाएंगे। आप जब इधर आएंगे महाराष्ट्र में तो काली मिट्टी मिलेगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का निचला इलाका, गुजरात का बेल्ट, ये सब काली मिट्टी का इलाका है। और नीचे केरल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे लैटराइट मिट्टी मिलती है, और फिर आप उसके पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पे लाल मिट्टी मिलती है। तो ये सब क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे आपकी पीट मृदा मिलती है। तो इस तरह से भारत में 7-8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इनको जो बांटा गया है, इनको इनमें पाए जाने वाले खनिज तत्वों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। और जो हम पढ़ रहे हैं ये जल धारण और वायु धारण करने की क्षमता, साथ ही
पढ़ रहे हैं कि बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। ये सब आप उनकी कणों के और वायु और जल धारण करने की क्षमता के आधार पर देख रहे हैं। लेकिन अगर ये कहेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उनकी अपनी क्वालिटी के आधार पर लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ, आपकी लवणीय मिट्टी भी होती है, क्षारीय मिट्टी, लगभग 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। और उनका स्थान भी आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे पर्वतीय है मिट्टी तो पर्वतों के पास होगी, मरुस्थलीय है तो राजस्थान में होगा, आपकी जो है दोमट है तो जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी, अब वो कावेरी भी होगा, गोदावरी भी होगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और आपका सिंधु भी होगा। इन सब के पास सब क्या हो जाएंगे, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा 43% जलोढ़ मृदा है। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का इलाका आ जाएगा। लैटराइट की बात करेंगे तो उसके नीचे जो आपके पहाड़ों या जो पर्वतीय इलाका, खास करके केरल वगैरह के पास, यहाँ सब लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक के निचले बेल्ट में और केरल में लैटराइट मिट्टी है। और वहीं पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता, वहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी है। आपके जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पीट मृदा पाई जाती है। तो इस हिसाब से आप अच्छे से जान सकते हैं कि हमारे देश में कहाँ पे कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये पार्ट आपके जियोग्राफी का, उसमें आपको डिटेल में मिट्टी ही पढ़ाई जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस में कैल्शियम ज़्यादा है, किस में आयरन ज़्यादा है, किस में पोटाश ज़्यादा है, किस में आपके जीवाश्म ज़्यादा है और किस में कौन सी फसलें उगती हैं, ये किस राज्य में इसका विस्तार है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये सारी डिटेल चीज़ें आपको जियोग्राफी में मिलेगा। ठीक है, हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट में महत्वपूर्ण क्या है कि मिट्टी जो है ये अपने कणों के आधार पे, जल और वायु धारण करने के आधार पर कितनी प्रकार की होती है और इसमें कितने संस्तर पाए जाते हैं। इनके जो कण हैं इसके आकार में इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोग मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपने देखा मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के कितने लेयर होते हैं, फिर उनके जो कण होते हैं उस आधार पे हम देखते हैं। फिर हमने देखा कि जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी की होती है और सबसे कम जल धारण क्षमता जो है वो बलुई मिट्टी की होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, तो मृदा की बनावट के आधार पे ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि कितनी वाला जो है, मोस्टली ज़्यादा नहीं, लेकिन जो आपकी क्ले होती है इसकी जो कड़े होती है इसका पूछा है कि इसके कड़ों का व्यास कितना होता है। साथ ही इसके अलावा जो है क्ले के साथ साथ एक आपका गाद होता है जिसे सिल्ट कहते हैं, इसकी जो कड़ होते हैं इसकी भी मोटाई पूछा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि आपके जो मिट्टी होती है इसकी बनावट, हेडिंग कीजिएगा मृदा की बनावट। मृदा की बनावट इसमें लिखिएगा, यह मृदा में रेत यानी कि सैंड, रेत, गाद मतलब होता है सिल्ट, मृतिका मीन्स होता है क्ले। हाँ, मृदा में रेत, इंग्लिश में सैंड, फिर है गाद को इंग्लिश में कहते हैं सिल्ट, फिर है मृतिका को इंग्लिश में कहते हैं क्ले। रेत, गाद, मृतिका का सापेक्ष अनुपात दर्शाता है। मिट्टी क्या दर्शाता है, रेत, गाद और मृतिका का जो सापेक्ष अनुपात होता है इसी को दर्शाता है, सापेक्ष अनुपात दर्शाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण करने वाले कणों का, मृदा का निर्माण करने वाले कणों का आकार एवं इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण करने वाले कणों का आकार एवं अनुपात आता है। आकार एवं अनुपात, आकार और अनुपात में अंतर होता है, समझ रहे हैं ना कि उसकी कणों की साइज क्या है और वो क्वांटिटी में कितना है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों गुण यानी कि आकार और अनुपात का, ये दोनों गुण विभिन्न
प्रकार की मृदाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ये दोनों गुण विभिन्न प्रकार की मृदाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें पहला है आपका बजरी। बजरी ये 5.000 बजरी की 5.000 मिलीमीटर से से अधिक होते हैं। मिलीमीटर व्यास से अधिक होते हैं। मिलीमीटर व्यास से अधिक होते हैं। यानी कि किसी भी मिट्टी के कण का व्यास अगर 5.000 है तो ये क्या होगा? बजरी कहलाएगा। दूसरा है बारीक बजरी। बारीक बजरी यानी किसी का छोटा रूप बारीक बजरी, ये 2.000 मिलीमीटर से 5.000 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण। 2 से 5 मिलीमीटर व्यास वाले कण इसमें आते हैं। इसके बाद है मोटी बालू। मोटी बालू, मोटी बालू में है 0.200 मिलीमीटर। 0.200 मिलीमीटर से 2.000 मिलीमीटर तक व्यास वाले। मिलीमीटर व्यास तक के कण वाले हैं। इसके बाद है बारीक बालू। बारीक बालू, बारीक बालू ये 0.020 मिलीमीटर से 0.200 मिलीमीटर तक व्यास वाले होते हैं। नेक्स्ट है गाद। गाद जिसको सिल्ट कहते हैं, इसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर से 0.020 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण। और लास्ट है चिकनी मिट्टी जिसको क्ले कहते हैं। ये 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण होते हैं। 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण होते हैं। बलुई मिट्टी, इसमें 85% जो होता है ये बालू होता है और इसमें मात्र जो आपकी 15% है ये बारीक मृदा होती है। या इसमें नोट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ भी सकते हैं।
तो जो आपकी बलुई मिट्टी होती है इसमें 85% तक बालू होता है, मात्र 15% इसमें चिकनी मिट्टी होती है। इसी वजह से आप देखेंगे इनके कणों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये और भी आसानी से अपर्दित और जो है इनका अक्षय पर्दन हो जाता है। और जो आपके गाद है ये चिकनी और बलुई के बीच की होती है, यानी कि बलुई से इनके जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन चिकनी से थोड़े बड़े होते हैं जो आपकी गाद होता है। यहाँ पे आपने देखा भी, मैंने बताया उससे पता चला होगा कि जो गाद है वो बलुई के वाले कण से छोटे हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी जो आपकी क्ले मृदा है उससे इसके कण बड़े होते हैं। ये बीज का होता है, ये भी आपका ठीक होता है, यानी कि पौधों के लिए अच्छा होता है, बढ़िया होता है। लेकिन चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें आप देखेंगे तो गाद की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि बारीक कण इसमें ज़्यादा होते हैं और बारीक कणों के पास होने की वजह से इनके जो रंध्र होते हैं इसमें वायु की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें मोस्टली आप देखते हैं धान वगैरह की जो फसल है ये ज़्यादा अच्छी होते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा धारण कर लेते हैं, तो कम पानी वाले फसल इसमें नहीं उगाए जा पाते। या आप देखेंगे जो काली मिट्टी है ये भी क्या होती है, इसकी भी जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, चिकनी मिट्टी जैसे काफ़ी चिपचिपी क्वालिटी की होती है और इसमें भी जल धारण करने की क्षमता बहुत होती है। जो आपकी ब्लैक सॉइल है इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा बनते हैं कि जो काली मिट्टी है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, इसे ज्वालामुखी उद्गार से भी या लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। साथ ही इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जिन मिट्टियों का जो कण का व्यास होता है वो बहुत कम होता है, तो क्या करते हैं जब उसमें पानी यानी कि जब नमी रहती है तो वो फैल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, वो पिघल करके फैल जाते हैं और जैसे ही पानी सूखता है तो जो फैलाव होता है वो क्या करते हैं सिकुड़ने लगता है और जब उनमें सिकुड़ने का प्रवृत्ति होने के कारण वो दरारें पड़ जाती हैं। जैसे तालाब को भी सूखा तालाब देखा आपने, उसमें जब गर्मी के मौसम में सूख जाता है तो ऐसे जगह जगह पे दरारें पूरी पड़ जाती हैं और वो मिट्टी अलग अलग ऐसे टुकड़ों में लगता है कि कितनी दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि ये मिट्टी गीली होने से फैलती है और जब ये पानी का खत्म हो जाता है उसमें रेशियो तो क्या होता है सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से दरारें पड़ जाती हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। ये मतलब जब सूखती है तो पूरा खेतों में बिल्कुल दरारें इतना ज़्यादा पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि इसकी जुताई हो गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और ये कपास गन्ना ऐसे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हम लोग बात करें सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी होती है। इसी को हम लोग अगर कहेंगे तो जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो दोमट मिट्टी आपकी सबसे अच्छी होती है, इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जल धारण करने की क्षमता भी होती है, साथ ही इसमें वायु की जो क्वालिटी होती है उसे भी धारण करता है, इसलिए सबसे अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है। हाँ, तो जो आपका देखेंगे मृदा अपर्दन में जो फसलें हैं, जो आपकी घास फूस है, जो आपकी वनस्पतियाँ हैं, ये सब क्या करते हैं मृदा अपर्दन को रोकते हैं, उसमें ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसीलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है कि पेड़ पौधे लगाए जाए, मृदा अपर्दन को रोकेंगे, साथ ही क्या करेंगे जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा वो जो मिट्टी होती है उसकी उत्पादकता भी बनी रहती है, क्योंकि जब कहीं से मिट्टी बहुत तेज़ी से बहती है तो ये क्या करता है दिक्कत करता है। जैसे आप देखते हैं कि बारिश की वजह से आपके जो मैदानी बेल्ट है यहाँ पर भी क्या होता है बड़े पैमाने पे अपर्दन होता है। तो ये अपर्दन भी कई तरह के होते हैं, एक होता है अस्थाल अपर्दन, ये अपर्दन कैसा अपर्दन है, ये बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि जो मिट्टी है ये क्या होता है इसमें जब नमी आती है और फिर इसके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है ये धीरे धीरे करके क्या होता है अपर्दित होता है। और इसी तरह से मिलता जुलता है आपका एक परत अपर्दन भी है, परत अपर्दन, ये भी आपका परत जो पूरी लेयर को हटाने का काम करता है। ये मोस्टली जैसे जो बूंद बूंद चमकता है कहीं से, जैसे पेड़ की पत्तियों से, जैसे आप देखेंगे झोपड़ियों के ऊपर से जो बूंद बूंद टपकता है, तो जो बूंद बूंद टपकने से अपर्दन होता है वो अस्थाल अपर्दन होता है, मतलब
विशाल अपर्दन। और जो मिट्टी का ऊपरी लेयर जो बहुत पतला लेयर धीरे धीरे करके हटाता है, ये आपका परत अपर्दन होता है। ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लॉन्ग टाइम के बाद हमें पता चलता है कि मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपर्दन हो गया है। और एक आपका होता है जो है नालिका अपर्दन, यानी कि जब पानी का जो बहाव है वो थोड़ा ज़्यादा हो और खेतों में हल्की हल्की जो है नालियाँ पड़ जाए, हल्की हल्की जो है दरार पड़ जाए और मिट्टी का अपर्दन हो जाए, तो इसे नालिका कहते हैं। और यही जो नाली है जब इसका विस्तार हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। या इसको आप देखेंगे कि जुताई वगैरह से आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी अपर्दन होता है, इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे, और इस तरह का अपर्दन आप चंबल घाटी जो है या जो चंबल नदी है इसके आसपास देखेंगे। ये अपर्दन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी दरारें बना देता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देता है। तो इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। हाँ, इटावा वगैरह के इलाके में आपकी जो चंबल नदी है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश से निकलता है, राजस्थान होते हुए यमुना में आकर के मिल जाता है। तो ये यमुना में मिलता है, तो इटावा वगैरह के इलाके में ये बहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा नाली नुमा सा बचना बना देता है। और इसी की वजह से वहाँ पे बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। बीहड़ मीन्स होता है उबड़ खाबड़ इलाके, और ये उबड़ खाबड़ कब होंगी, जब बहुत ऊंचा होगा और नीचा होगा। तो जो ऊंचा इलाका है उसी को काट काट करके क्या करते हैं, जो वाटर होते हैं ये जो है रास्ते बना देते हैं, तो ये उबड़ खाबड़ इलाके हो जाते हैं। तो ये इसीलिए आप देखेंगे चंबल घाटी बहुत फेमस है गाँव वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे सामान्य लोग नहीं रह सकते। ये जो नदी है ये भी इस तरह का बहुत ज़्यादा अपर्दन करता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाके हैं ये कहीं बहुत ज़्यादा अंदर तक चला गया है काटते हुए, तो कहीं बाहर आ गया है। तो बहुत बीहड़ इलाका है, इसी वजह से जो इलाका है ये डाकुओं का इलाका कहा जाता था। यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता था, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे जो डाकू वगैरह रहते थे वो रहते थे, लूटपाट किया करते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बीहड़ वाला इलाका है या जो बीहड़ों का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। जब यही अपर्दन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बीहड़ बन जाते हैं। आपकी नदियाँ जो है ये भी क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। जैसे कि कहीं पे आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में टूट टूट करके जो कण गिरते हैं उसको जल अपने साथ, या जो नदियाँ हैं ये बहा के लाती हैं। साथ ही आप जिन रास्तों से बहती हैं वहाँ की शिलाखंडों को तोड़ती हैं, लाती हैं, और जहाँ नीचे ये फैलाती है उसी को क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े शिलाखंडों का इलाका होता है वो भाबर क्षेत्र होता है, और जो बारीक कण होते हैं उसे बहा करके और आगे ले आती हैं, और जो तराई क्षेत्र होता है यहाँ पे ये क्या करती हैं, उनको छोड़ देती हैं। साथ ही जब ये मैदानी बेल्ट में आती हैं, खास करके अगर ये शुरुआत की नदी है, नवीन नदी है, तो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, यहाँ से निकलेगी तो इसे तो तोड़ते हुए लाएगी और यहाँ पे इकट्ठा करेगी, भाबर क्षेत्र होगा। और जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है और मतलब शुरुआत की नदी रहती है, पानी जो उसमें होता है ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हुए चलती है, जैसे सांप की स्ट्रक्चर का विसर्ग बनाते थे। तो ये जो विसर्ग बनाती है ये क्या करती है, जैसे आप इधर से जा रही थी, आप इधर को मुड़ गई, यानी कि इधर जब कटान करती है तो ये जो मिट्टी होती है इस साइड ला करके छोड़ती है। अगर नदी इधर को कटान कर रही है तो इस मिट्टी को इधर ला करके निक्षेपित करती है, और अगर इधर को कटान कर रही है तो ये मिट्टी अपोजिट साइड में निक्षेपित करती है, क्योंकि ऐसे ऐसे कटान करती है। तो ये जो कटान होता है ये भी क्या करता है, बहुत ही खतरनाक जो है होता है, या कहीं कि कभी कभी कई कई किलोमीटर तक का कटान हो जाता है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे अपर्दन हो जाता है, और कभी कभी आप देखते हैं गांव के गांव भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो जब नदियाँ शुरुआत में होती हैं तभी इस तरह का जो है अपर्दन करती हैं, और ये जो अपर्दन होता है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर इधर कोई उपजाऊ मृदा है, खेती है, गाँव है, तो इन सबको ये समाप्त कर देता है, और इस मिट्टी को ला करके इस तरफ जो है ये इकट्ठा कर देता है। और बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा भी नहीं होती, उस जल में घुली रहती है, और घुलने की वजह से नदियों में गाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गाद मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल बारीक वाले जो होते हैं, यानी कि जो आपका क्ले है उसके ऊपर का जो होता है वो क्या होता है, गाद होता है, या इसी को आपने और भी क्या कहा है, सिल्ट। तो इसकी मात्रा जब नदियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी जो नीचे की तली होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर होती जाती है। जैसे आप कहीं से वाटर है और उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी डालिए, धीरे धीरे करके वो गड्ढे क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी नदियाँ और भी ज़्यादा बाढ़ लेकर के आती है, क्योंकि इनकी जो गहराई है ये अपर्दन करने की वजह से क्या हो जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि ये साइड साइड में तो मिट्टी को डाल ही रही है, लेकिन इनके नीचे तली में भी मिट्टी क्या होती है, बैठती
जाती है और बैठने की वजह से जो नदी है इसमें तली जो है एक तरीके से ये ऊंचा हो जाता है और जो वाटर है धारण करने की क्षमता है ये धीरे धीरे ये फैलाव में आ जाता है। यानी कि जो पतले में गहराई में नदी चल रही थी अब वो जो है फैल के चलेगी या उसमें जैसे ही ज़्यादा पानी होगा वो बहुत जल्दी उसमें बाढ़ आ जाता है। तो ये भी है कि हालांकि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि बाढ़ वगैरह नियंत्रित करने के क्या उपाय होने चाहिए तो ये तटबंध अच्छे होने चाहिए, साथ ही जो मिट्टी में इतने गाद हो गए हैं उसको निकालने की ज़रूरत है। उसमें जो नदियाँ हैं उसमें गाद बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे आप देखते होंगे जब गंगा नदी या यमुना नदी सूखती होगी तो जगह जगह आपको बालू के टीले दिखाई देते होंगे, बिल्कुल द्वीप जैसे, जिसमें लोग खरबूजा तरबूजा ऐसे फसल क्या करते हैं गर्मी के मौसम में उगाते हैं। तो सब क्या है यही आपर्दन करके लाई हुई मिट्टियों का ही सब पहाड़ है जो दोनों साइड में आप देखते होंगे बालू का पूरा इलाका ही रहता है। लोग जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो लोग लेके जाते हैं बॉडी वगैरह जलाने के लिए तो देखते होंगे पूरी बालू ही बालू बहुत ज़्यादा दूर तक रहती है। वो सब आपर्दन के द्वारा लाई गई तटों के किनारे जो छोड़े हुए रहते हैं और जो नहीं छोड़ती उसकी धारा में रह जाती है वो जगह जगह टीले के रूप में इकट्ठा हो जाता है और जब नदी सूखती है तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा बालू उसमें जमा हो गया। अगर उसी बालू को उसी गाद को निकाल दिया जाए तो जो नदियों का इतना विस्तार है वो घट जाएगा, फिर वो उसी में से बहने लगेंगी। तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ये सब क्या है आपर्दन के जो है एक तरीके से कारण है। और ये आपर्दन से और इन सारी चीज़ों से कितनी संरचनाएं बनती हैं ये सब जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि जब अपर्दन होगा जैसे ये नदी इधर गई और फिर रास्ता बदल दिया ये पाइप हो गया तो ये कौन सी झील हो गई या हाँ वो और ये जो ले जाकर के यहाँ इकट्ठा किया वो क्या बन गया या अन्य संरचनाएं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जियोग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि नदियों के द्वारा निर्मित संरचनाएं अक्षय से क्या क्या बनेगा अपर्दन से क्या क्या बनेगा, ठीक है। और उसको जहाँ पे ले जाकर के इकट्ठा करते हैं वो क्या क्रिया कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके आएंगी इसमें। तो जो जल है ये भी क्या करता है बहुत तरह का अपर्दन करता है जिसमें आपका अस्फाल अपर्दन सबसे कम है, उसके बाद आपका परत है, फिर आपका अवनालिका है और इसके बाद फिर आपका और भी ज़्यादा जब होगा तो बड़े बड़े पीढ़ों का निर्माण करते हैं जैसे कि चंबल नदी। अब इसकी जो है रोकथाम के क्या इलाके हैं मतलब एक तरीके से कि क्या उपाय हैं जो कर सकते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में किस तरह की कृषि हो कि अपर्दन ना हो या मैदानी इलाकों में क्या काम हम कर सकते हैं कि अपर्दन को रोक सके या जो आपका रेगिस्तानी बेल्ट है यहाँ पे किस तरह की कृषि हो तो जो है अपर्दन ना हो। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों को पढ़ना है। इसको कल देखते हैं। सीढ़ीदार कृषि या कम जुताई वाली या समोच्च कृषि, ये सारी चीज़ें।